हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक लंबे समय के बाद हम लोग आमने सामने न होकर एक वैकल्पिक माध्यम के द्वारा पढ़ाई करने जा रहे हैं। और इस वैकल्पिक माध्यम का चुनाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो आप सब भी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह है। और लॉकडाउन क्यों हुई ये भी आप समझ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ये बीमारी वैश्विक स्तर पर छाई हुई है। और इससे लड़ने के लिए पूरी व्यवस्था में से लॉकडाउन एकमात्र बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिसे पालन करते हुए हम अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। पहले हम सिलेबस देखेंगे। यदि सभी के पास सिलेबस है तो आप उसे देखें। फर्स्ट यूनिट से हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कराएंगे आज। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है देखेंगे कि फर्स्ट टॉपिक जेंडर, सेक्स एंड जेंडर। इसमें साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे टॉपिक पे कि हमारा हेडलाइन है क्या। जेंडर, जेंडर का अर्थ होता है लिंग, और लिंग के आधार पर ही जेंडर का निर्माण होता है। समाज में आप देखते होंगे 3 तरह के जेंडर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। तो फर्स्ट है पुरुष लिंग। पुरुष लिंग जो भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में पुरुष लिंग का विशेष महत्व माना जाता है, और सामाजिक संरचना में इस जेंडर का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। और परिवार के मुख्य सदस्य के रूप में, मुख्य कर्ता के रूप में सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है, और ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये थे पुरुष लिंग। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को दूसरे अर्थ में बहिष्कृत वर्ग भी कहते हैं और कमज़ोर वर्ग भी बोलते हैं। ये बहिष्कृत वर्ग इसलिए कि समाज में इसकी दोयम दर्जे की स्थिति प्राप्त है। जेंडर, स्त्रीलिंग जेंडर को आर्थिक रूप से असहाय और निर्बल तथा कमज़ोर माना जाता रहा है। और ये सही भी है कि उन्हें ना तो व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलती है और ना ही उनकी अवसर मिलता है। स्त्रियों को कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने से नगण्य होते हैं। उन्हें कदम कदम पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वो आत्मनिर्भर बनने की यदि कोशिश भी करते रहते हैं तो उन्हें अनेक बाधाओं की सामना करनी पड़ती है। वे सर्वाधिक शोषण का शिकार होती है, और एक बेटी होने के रूप में उन्हें हमेशा समाज में प्रताड़ित होते रहती है या प्रताड़ना मिलती है। दहेज, चाहे वो दहेज के कारण हो, उनकी अनेक रूपों में शोषण किया जाता है उनको। यहाँ तक कि बेटी को भ्रूण हत्या के कारण कुछ राज्यों में महिलाओं की कमी के कारण असंतुलन उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद भी बेटी का जन्म समाज में
बोझ समझा जाता है। भारत के स्वतंत्र होते ही संवैधानिक रूप से स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर या समानता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। यदि बात की जाए प्राचीन समय का, इतिहास उठा के देखिए प्राचीन समय का, तो इसमें देखेंगे कि वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरुषों की भांति उनकी स्थान प्राप्त था। लेकिन मुगल काल आते आते स्त्रियों की स्थिति दोयम दर्जे की हो गई थी। भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्रियों को दोयम दर्जे का स्थान दिया जाने लगा। प्रत्येक देश की अपनी भौगोलिक दशाएं होती है, अलग अलग भौगोलिक दशाएं होती है जिनके नियंत्रण में उनकी संस्कृति पनपती है। और भारत पूर्वी देशों की भौगोलिक दशाएं पश्चिम देशों की भौगोलिक दशाओं से भिन्न है। इन पूर्वी तथा पश्चिम देशों की संस्कृति एवं सभ्यता को अंतर होना स्वाभाविक है। और हमारे भारतीय संस्कृति पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव कुछ मध्यकालीन भारत से, कुछ अंग्रेज़ों के प्रभाव से, और उनका यहाँ पे संस्कृति प्रभावित हुई, उनकी प्रभाव यहाँ बढ़ी और हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त होती चली गई। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मनुष्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत की स्त्रियां पश्चिमी देशों की स्त्रियों से काफ़ी पिछड़ी हुई है और हमारे समाज की गलत धारणाएं नारी उत्थान में बाधक बन जाती है। तो ये बाधक विभिन्न रूपों में आती। तो हम यहाँ देखें कि पुरुष लिंग और स्त्री लिंग दोनों को समझे तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। अभी हम देखेंगे लिंग का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ जेंडर, ये कैसे हुआ। लिंग का विकास क्रमिक विकास रहा है। लिंग तो यहाँ सामाजिक संरचना 2 को अधिक महत्व दिया है। तीसरे लिंग के व्यक्ति को ईश्वर की भूल या प्रकृति की भूल के रूप में लोगों द्वारा देखा जाता है। इस तरह लिंग के 2 रूप महत्वपूर्ण होते हैं और तीसरे कोई खास या विशेष नहीं। तीसरा लिंग से नपुंसक लिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड जेंडर। यहाँ पे हम सामाजिक संरचना एवं लिंग को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि भारतीय सामाजिक संरचना में पुरुषों की स्थिति क्या है समाज में। ऐसा माना जाता है कि या ऐसा देखने को भी मिलता है कि घर का मुख्य कर्ता धर्ता परिवार का प्रधान पुरुष ही होता है और महिलाओं को सदैव उनकी सहयोगी या संगनी के रूप में देखा जाता है। परिवार का पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उन्हें निभानी होती है। आर्थिक शक्ति के रूप में पुरुष समाज में वर्चस्व बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने अभी देखे कि भारतीय सामाजिक संरचना में पुरुषों की वर्चस्व बनी हुई है और अब देखेंगे कि भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्रियों की स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्तर क्या है, उनका समाज में द्वयम दर्जे की स्थिति है तो कैसे क्या क्या उनके साथ शोषण और हो रही है, ये सभी हम भारतीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत देखेंगे। समाज में उनकी स्थिति आज दिन भारतीय समाज में बहुत ऐसे अभी भी पिछड़ी हुई जगह है जहाँ पे उनको
जन्म से ही बोझ समझा जाने लगा है, गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जा रही है, और यदि बच्ची जन्म ले लेती है तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की जा रही है, और उन्हें पढ़ने के लिए लड़के और लड़कियों में अंतर किया जा रहा है। यदि लड़का पढ़ने में ठीक है तो उसे बाहर घर से दूर भी भेजा जाता है, लेकिन लड़कियों के भेजने में अभी भी संकोच और संकीर्ण भावनाएं सामने आती हैं। हमारे भारतीय समाज में अभी पितृसत्ता की स्थिति है या प्रधान है। इंडियन पैट्रियार्की, पितृसत्ता समाज को अन्य संरचनाओं के बीच गहरा जुड़ाव रहता है। इसमें पैतृक प्रधान होता है। जाति व्यवस्था के कारण पितृसत्ता का निर्माण की प्रक्रिया और इसके स्वरूप के स्तर पर भी भारतीय समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए हैं। यहाँ जनजातीय समाज व्यवस्था भी है। दोनों ही तरह के समाजों में पितृसत्ता अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर कि पुरुष एवं महिला प्रधान समाज की अंतःक्रिया एवं पहचान कैसे करेंगे। समाज के शक्तिकरण के लिए पुरुष एवं महिला प्रधान समाज की अंतःक्रिया आवश्यक है, क्योंकि पुरुष तथा महिला का संयोग ही समाज का निर्माण करता है, और इसलिए इनकी अंतःक्रिया की पहचान करना आवश्यक होती है। जैसा कि हमने देखा पहले कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। पुरुषों की भांति उनको सम्मान दिया जाता था और अधिकार प्राप्त था, लेकिन मध्यकालीन भारत में उनकी प्रवेश होते ही इनकी स्थिति में गिरावट आती गई और उनका स्थिति दयनीय होता चला गया। वे कमज़ोर वर्ग में या बहिष्कृत वर्ग में गिनी जाने लगी, और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी स्थिति में सुधार होने लगी है, और वर्तमान समय में स्त्री किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है पुरुषों से। वो हर क्षेत्र में पुरुषों की भांति आगे बढ़ी हुई है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे स्त्री नहीं पहुँची है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या सैनिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ी हुई है। स्त्री पुरुष के समान विविध कार्य क्षेत्र में उन्नति कर रही है। अतः स्त्री वर्ग को प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कार्य करने और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। पुरुष प्रधान व्यवस्था, पैट्रियार्की क्या है, इसका अर्थ हम समझेंगे कि पितृसत्ता अंग्रेजी के पैट्रियार्की का हिंदी समानार्थी शब्द है। अंग्रेजी में यह शब्द यूनानी शब्दों पैटर तथा आर्के को जोड़कर बनाया गया है। पैटर का अर्थ होता है पिता और आर्के का अर्थ होता है शासन करना या शासन। इस तरह पैट्रियार्की शब्द का अर्थ है पिता का शासन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्ज़ाम की व्यू से कि भारतीय सामाजिक संरचना में पितृसत्ता का
वर्णन करें या पितृसत्ता की स्थिति का वर्णन करें। या फिर ऐसे आ सकता है कि भारतीय सामाजिक संरचना में पितृसत्तात्मक पर प्रकाश डालें। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लिखेंगे सजाकर। सबसे पहले तो आप इसका भूमिका लिखेंगे, पितृसत्ता का अर्थ लिखेंगे, फिर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों से कंपेयर करते हुए वर्तमान की स्थिति और उनकी क्या स्थिति बनी हुई है समाज में, इसका वर्णन करेंगे। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान और संपत्ति का नियंत्रण की भूमिकाओं में प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। परिवार के क्षेत्र में पिता का या अन्य पुरुष महिलाएं और बच्चे के ऊपर अधिकार जमाए होते हैं। धर्म, समाज व रूढ़िवादी परंपरा पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती है। ये हम देखते हैं कि सदियों से महिलाएं पितृसत्ता के कारण उत्पीड़ित होती रही है। और परिवार के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार आदि। इन सभी प्रकार के परिवारों में पितृसत्ता प्रचलित हो रही है। इस तरह हम देखते हैं कि समाज में पुरुषों की पहचान, समाज में स्त्रियों की पहचान उनकी सामाजिक स्थिति से ही होती है। समाज में पुरुषों की पहचान एक मुखिया के रूप में होती है और ये परिवार का मुख्य सदस्य होते हैं। और इनकी समाज में पितृसत्ता होने के कारण हस्तांतरण पिता से पुत्र में होता है और ये क्रम निरंतरता चलती रहती है। समाज में महिलाओं की पहचान, भारतीय समाज में महिलाओं की पहचान जो है वो घरेलू दायित्व, बच्चे को जन्म देना या पालन पोषण करना, खाना पकाना, घर की साफ सफाई करना, घर को सुव्यवस्थित रखना, पुरुषों के क्रियान्वित कार्यों में उन्हें सहयोग प्रदान करना, समाज में महिलाएं की आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में ये सभी कार्य हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से समाज एक आर्थिक शक्ति के रूप में उन्हें नहीं देखता। घरेलू उत्तरदायित्व में इस तरह वो रम जाती है कि वो एक एक पैसा घर के लिए संवारने में खर्च करती है। यदि समाज में अपनी को सिद्ध करने के लिए दोहरी भूमिका निभाती भी है या कोशिश भी करती है, तो बाहर कार्य करने के साथ घरेलू उत्तरदायित्व की प्राथमिकता के साथ पूरा करना पड़ता है और इस पर परिवार का असंतुष्टि झलकता है। इस तरह हम लोग देखें कि समाज में पुरुष का क्या पहचान है और स्त्री का क्या पहचान है, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और पुरुष प्रधान समाज की अंतःक्रिया क्या क्या है ये अब हम जानेंगे। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष सर्वेसर्वा होता है क्योंकि वो परिवार का मुखिया होता है और समाज में उसका वर्चस्व बना हुआ है। वह परिवार में निम्न प्रकार की अंतःक्रिया करते हैं। फर्स्ट, पिता के रूप में अंतःक्रिया। सेकेंड, पति के रूप में अंतःक्रिया। थर्ड, पुत्र के रूप में अंतःक्रिया आदि।
ठीक उसी तरह जिस तरह पुरुष समाज में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रिया करते हैं, उसी तरह कुछ महिलाएं का भी अंतःक्रिया होती हैं। परिवार में नारी का कई अलग अलग रूप प्रचलित है। पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, पुत्री के रूप में और पुत्रवधू के रूप में आदि। इनकी भी अंतःक्रिया निम्न है। फर्स्ट, माता के रूप में अंतःक्रिया। सेकेंड, पत्नी के रूप में अंतःक्रिया। थर्ड, पुत्री के रूप में अंतःक्रिया। फोर्थ, पुत्रवधू के रूप में अंतःक्रिया इत्यादि। इस तरह मैं देख रही हूँ कि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हम इसे समझ पाएँ कि भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्रियों का सामाजिक स्तर क्या है और पुरुषों का सामाजिक स्तर क्या है। तो नेक्स्ट जो बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी और आपको PDF के माध्यम से दे पाऊंगी। थैंक यू। और मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपको ये अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।